गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पढ़ा क्या घर जाके कल? कोई डाउट है? क्लास के बाद पूछ लेना अगर कोई रहे तो। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसका नाम है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। क्या होता होगा इंडिफरेंस कर्व? पढ़ा है 12th वगैरह में कभी? पढ़ा किसी ने इंडिफरेंस कर्व? क्या होता? क्या होता होगा? यूटिलिटी हर लेवल पे सेम। हर लेवल यानी कौन से लेवल? पूरे कर्व पे। टू गुड्स का कॉम्बिनेशन जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। कहां पे? हर लेवल पे, हर पॉइंट पे। चलिए, ये टेबल देखिए सबसे पहले। इस टेबल के अंदर 4 कॉम्बिनेशन दिए हैं, ए, बी, सी और डी। फूड और क्लॉथ, 2 चीज के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, पहले कॉम्बिनेशन को अगर मैं देखूं तो इस कॉम्बिनेशन पे मेरे पास 1 यूनिट फूड का है, 12 यूनिट क्लॉथ के हैं। बराबर है? फूड कम है, क्लॉथ मेरे पास बहुत सारा है। ठीक है, अब समझ लो ये आपके पास ये कॉम्बिनेशन है, 1 यूनिट फूड है, 12 यूनिट क्लॉथ है। मैं आपके पास आता हूं और आपको बोलता भैया फूड चाहिए क्या? मैं आपके पास आता हूं, भैया फूड चाहिए क्या? आप बोलोगे हाँ जरूरत तो है, हमारे पास तो 1 ही है, लेकिन क्लॉथ बहुत सारा है। तो आप बोलो, मैं बोलता हूं बदले में मुझे क्लॉथ चाहिए। तो आपकी इंटेंसिटी ऑफ वांट, मतलब फूड की जरूरत क्लॉथ के मुकाबले आज ज्यादा है, क्योंकि आपके पास फूड 1 ही है जो खत्म हो जाएगा शाम तक या कल तक, और क्लॉथ बहुत सारे हैं। तो आप बोलते हो भैया अगर आप मुझे फूड दे देते हो तो आपकी मेहरबानी होगी, मैं आपको 6 क्लॉथ देने को तैयार हूं। 1 फूड के बदले कितना क्लॉथ देने को तैयार हूं? 6 क्लॉथ देने को तैयार हूं। क्यों मैं इतना ज्यादा देने को तैयार हो गया? क्योंकि मेरे पास फूड का स्टॉक एकदम कम है, आज नहीं कल खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा देने को तैयार हो गया। ठीक है, मान लो दे दिया। अब मेरे पास कितना स्टॉक हो गया? 2 फूड हो गया और क्लॉथ 6 चले गए, बचे कितने? 6। थर्ड केस में फिर से मैं आपके पास आता हूं, भैया फूड चाहिए क्या? अब आपकी फूड की रिक्वायरमेंट उतनी है क्या जितनी पहले थी? नहीं। क्या आप अभी भी 6 क्लॉथ देने को तैयार हो जाओगे? नहीं नहीं नहीं। अब अगर सौदा करना है तो थोड़ा कम। कितने क्लॉथ? मैं 2 क्लॉथ दूंगा, देना है तो दो। फिर भी मैं चलो बोलता हूँ ठीक है ले लो, 2 क्लॉथ ले लो और 1 फूड, सॉरी 2 क्लॉथ दे दो और 1 फूड ले लो। तो मैंने क्या किया, 1 फूड बढ़ गया और 2 क्लॉथ चले गए, इसमें से बचे कितने? 4। अब फिर से मैं आपके पास आता हूं, भैया सौदा करना है क्या? अब आप करोगे क्या? करोगे तो कैसे करोगे? 1:1। 1 फूड के बदले 1 क्लॉथ देते हो तो करता हूं, नहीं तो नहीं करता। यस और नो? ठीक है, मैं मान जाता हूं, 1 फूड ले लो और 1 क्लॉथ। क्या ये सौदा करने के लिए मैंने आपसे कोई जबरदस्ती की? आपने अपनी स्वेच्छा से किया। इसका मतलब ये है आपको ये कॉम्बिनेशन में भी उतनी ही सेटिस्फेक्शन थी जितनी ये कॉम्बिनेशन में, या जितनी ये कॉम्बिनेशन में, या जितनी ये कॉम्बिनेशन में। आपको ये भी चलता, ये भी चलता, ये भी चलता और ये भी चलता। चारों कॉम्बिनेशन आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे। जितना सेटिस्फेक्शन 1 फूड और 12 क्लॉथ का था, उतना ही सेटिस्फेक्शन 3 फूड और 4 क्लॉथ का होगा, उतना ही सेटिस्फेक्शन 2 और 6 का होगा, उतना ही सेटिस्फेक्शन 4 और 3 का होगा। और ऐसे जब इसको शेड्यूल को हम प्लॉट करते हैं, ये देखिए अब इसी शेड्यूल को यहाँ पे नीचे प्लॉट किया गया, दिख रहा आपको? ये ग्राफ, एक जगह फूड लिखा हमने, एक जगह हमने लिखा क्लॉथ। ठीक है, 1 फूड 12 क्लॉथ, ये पहला ए पॉइंट हो गया। उसके बाद 2 फूड 6 क्लॉथ, ये बी पॉइंट हो गया। 3 फूड 4 क्लॉथ, ये सी पॉइंट हो गया। और 4 फूड 3 क्लॉथ, ये डी पॉइंट हो गया। और जब मैं इसको पूरा जोड़ के कर्व बनाता हूँ तो इस कर्व को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। और ये कर देखिए,
डिफरेंट होना मतलब ये अलग है, ये अलग है। डिफरेंट का अपोजिट इनडिफरेंस, ये भी वही है, ये भी वही है। डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मतलब यहाँ अलग मिल रही, यहाँ अलग मिल रही, यहाँ अलग मिल रही, यहाँ अलग मिल रही। यहाँ मैं इनडिफरेंट हूँ मतलब यहाँ भी वही लेवल सेटिस्फेक्शन है, यहाँ भी वही लेवल है, यहाँ भी वही लेवल है, यहाँ भी वही लेवल। यानी ए पॉइंट का सेटिस्फेक्शन लेवल बी का, सी का, डी का सेम है। और ऐसे कर्व को बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व। दैट मीन्स इस कर्व पे मुझे आप कहीं भी खड़ा कर दीजिए, कोई भी कॉम्बिनेशन दे दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए सब कॉम्बिनेशन समान है। आई बात समझ में? हाँ कि ना? एक माँ के सारे बच्चे समान रहते ना, बस समझ लो उसके 4 बच्चे हैं, चारों समान है उसके लिए, सिंपल। आई बात समझ? ठीक है, ये हो गया आपका इनडिफरेंस कर्व के बारे में। अब यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, ये जो इनडिफरेंस कर्व के बारे में जो जितना यहाँ मैंने अभी आपको पढ़ाया, वो दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है। उसके पहले लेकिन हम काम की चीज़ पढ़ते हैं, कुछ अजम्पशन। ये अजम्पशन पढ़ रहे हैं, ये अजम्पशन फिट होंगे तभी, ये अजम्पशन अज्यूम करेंगे तो ये लॉ फिट बैठेगा। ठीक है, हर लॉ के कुछ ना कुछ अजम्पशन रहते हैं। चलो इसके क्या है? पहला अजम्पशन, द कंज्यूमर इज रैशनल। ये हर जगह आएगा, कंज्यूमर रैशनल चाहिए, इररेशनल कंज्यूमर नहीं चलेगा। कंज्यूमर इज रैशनल एंड possesses full information about all the relevant aspects of economic environment in which he lives। जहाँ पे वो रहता है उसको सारे एस्पेक्ट्स पता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के, यानी उसको पूरा नॉलेज है हर प्रोडक्ट का, है कि नहीं? जब वो फूड और क्लॉथ एक्सचेंज कर रहा है उसको सब चीज़ का पूरा नॉलेज है। सेकेंड है, indifference curve analysis assume that utility is only ordinarily expressible। अपन ने एक यूटिलिटी का कार्डिनल मेजरमेंट देखा था। कार्डिनल मेजरमेंट मतलब क्या था? 100 की यूटिलिटी मिली, 200 की मिली, 50 की मिली, ये हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन ये लॉ अज्यूम करता है आप कार्डिनली मेजर नहीं कर सकते कि 1 गिलास यूटिलिटी मिली कि 2 गिलास मिले। आप यूटिलिटी ऑर्डिनरीली एक्सप्रेस कर सकते हो, कार्डिनली मेजर नहीं कर सकते। ऐसा ये लॉ बोलता है कि कार्डिनली मेजर करेंगे तो हर आदमी का अलग अलग निकलेगा। कोई बोलेगा 100 की मिली, कोई बोलेगा 50 की मिली। आई बात समझ में? The consumer is capable of ranking all conceivable combination of goods according to satisfaction they yield. Thus, if he is given various combinations A, B, C, D, E, he can rank them as first preference, second preference and so on। मतलब ये जो A, B, C, D है, E है, इसको आप प्रेफरेंस वाइज रैंक कर सकते हो। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या, सेकंड प्रेफरेंस क्या, थर्ड प्रेफरेंस क्या। अब ये अभी तो सर आपने बोला कि पूरे सब एक सरी के प्रेफरेंस की तो बात ही नहीं है। इंडिफरेंस कर्व पे, इंडिफरेंस कर्व पे प्रेफरेंस की तो बात ही नहीं है, ऐसा भी बोला ना मैंने। एक इंडिफरेंस कर्व अगर है तो उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस दूं या सेकंड दूं या थर्ड दूं, सब एक बराबर है। तो प्रेफरेंस वर्ड क्यों आया, इसका जवाब 5 मिनट बाद देता हूं, 5 मिनट बाद। कंज्यूमर चॉइसेस आर assumed to be transitive। मतलब if consumer prefers combination A to B, B to C, then he must prefer combination A to C। मतलब A समझ लीजिए आइसक्रीम है, B यानी चॉकलेट है, और C यानी क्या, समोसा है। कुछ भी पकड़ लो ना, अपने क्या करना। मैं आपको बोलता हूँ, मतलब आप मुझे बताओ सर हमको ए से ज्यादा अच्छा बी लगता है, सॉरी ए ज्यादा अच्छा लगता है बी से। मतलब मुझे आइसक्रीम ज्यादा अच्छी लगती है चॉकलेट से। और दूसरा आप मुझे बोलते हो सर मुझे बी ज्यादा अच्छा लगता है सी से। बी क्या है? चॉकलेट समोसे से ज्यादा अच्छी लगती है। इसका मतलब ये पक्का मान लिया जाएगा कि आपको ए ज्यादा अच्छा लगता है सी से। भैया जब तुमको आइसक्रीम ज्यादा अच्छी लगती है चॉकलेट से, और चॉकलेट और समोसे का कंपैरिजन करे तो तुमको चॉकलेट ज्यादा अच्छी है, तो सीधी बात है जब इसका और इसका कंपैरिजन करेंगे तो आइसक्रीम ही ज्यादा अच्छी लगेंगी ना, हाँ कि ना? क्योंकि इससे तुमको ये ज्यादा अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली ये भी तो ज्यादा अच्छा इससे लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ कि ना? तो ये अगर ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी है तो समझी जैसी बात है, ए हमेशा ग्रेटर देन सी रहेगा, ए का प्रेफरेंस ज्यादा रहेगा। ये समझा कि नहीं समझा?
If combination A had more commodities than combination B, then A must be preferred to B. Simple. ए कॉम्बिनेशन में 3 कमोडिटी है, बी कॉम्बिनेशन में 2 ही कमोडिटी है, तो ये अज्यूम किया जाएगा कि ए कॉम्बिनेशन बेटर है बी से। अब ये मत बोलना सर कमोडिटी कौन सी है, उस पर भी तो डिपेंड करता है ना, लेकिन यहाँ पे कौन सी कमोडिटी है वो अजम्पशन नहीं लिया गया। यहाँ पे क्या अजम्पशन लिया? क्वांटिटेटिव अजम्पशन लिया है, क्वालिटेटिव अजम्पशन नहीं लिया है कि कमोडिटी अगर 3 है तो वो ज्यादा बढ़िया है, कमोडिटी 2 है उससे। लिखा है इफ कॉम्बिनेशन ए हैज मोर कमोडिटीज देन बी देन ए मस्ट बी प्रिफर्ड टू बी। ये अजम्पशन है, ये मानना पड़ेगा, मतलब हमारा राज नहीं चलता यहाँ पे। दिस यू हैव टू अज्यूम इफ यू वांट टू गेट लॉ कंप्लीटली एक्सप्लेन। चलिए एक पॉइंट छोड़ दिया था यहाँ पे, इंडिफरेंस का एनालिसिस। मैं आप लोगों को 3 ऑप्शन देता हूँ, आप लोग समझ लो पैदा होने वाले हो और भगवान के पास हो आप लोग, और भगवान आपको पूछते बेटा कौन से घर में जाना चाहोगे, तो भगवान आपको 3 अजम्पशन देते हैं, 3 ऑप्शन देते हैं। एक पहला घर है जिस घर में सिर्फ एक स्कूटर है, पूरा सुन लेना पहले, हाँ, स्कूटर है और खुद का घर है, रेंटेड प्रीमाइसेस है, खुद का घर नहीं है, और खाने के लिए सिर्फ रोटी सब्जी मिलने वाली है, रोटी एंड क्या सब्जी को वेजिटेबल्स, दाल चावल कभी कभी मिलेंगे, समटाइम्स दाल एंड राइस, ठीक है, और नॉर्मल स्कूल में पढ़ने मिलेगा, ठीक है, नॉर्मल स्कूल, ये सोर्स ऑफ लिविंग है, ठीक है। दूसरा भगवान आपको ऑप्शन देते हैं, आपके घर पे कार रहेंगी लेकिन नॉर्मल कार रहेंगी, स्विफ्ट वैगनआर टाइप, आपका खुद का घर रहेगा लेकिन फ्लैट रहेगा, आपको कभी कभी रोटी के साथ बटर लगा के अच्छे से मिलेगा, खाने में प्रॉब्लम नहीं जाएंगी, बटर रोटी लिख देता हूँ, और अच्छे फ्राइड वेजिटेबल्स, कभी कभी होटल में जाने भी मिलेगा, होटलिंग वगैरह भी मिलेंगी, चलो, और नॉर्मल स्कूल नहीं, आपको इंग्लिश स्कूल में पढ़ने मिलेगा, CBSE बोर्ड, ये लो। तीसरा ऑप्शन देता है आपके यहाँ BMW रहेंगी, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, शायद आप समझ ही गए, आपका बंगलो रहेगा, आपको खाने के लिए जो चाहिए वो मिलेगा, फ्रूट सैलड एक्सेट्रा एवरीथिंग, और आप जो स्कूल में पढ़ोगे वो ICSE बोर्ड रहता ना, बेस्ट स्कूल में पढ़ोगे। कौन से घर में जाना चाहोगे? बोलो फर्स्ट वाले में जाएंगे कोई? फर्स्ट वाले में जाओगे? मैं रैशनल कंज्यूमर की बात कर रहा, इरेशनल की तो बात ही नहीं कर रहा। सच्ची बोलो ना, किस में जाओगे? थर्ड वाले में क्यों जाओगे? कोई बोल रहा है क्या फर्स्ट में? लड़कियों में कोई बोलना चाहता फर्स्ट में? तो शादी के बाद पापा को बोलना मेरे को ऐसा घर देख के दो, देंगे क्या आपके पापा आपको ऐसे घर में? हाँ नहीं, आपको तीसरा घर ही देख के देंगे, ठीक है ना। अब वो मिले नहीं मिले वो आपकी किस्मत। आपने भगवान को क्या बोला? भगवान तीसरे घर में भेज दो। भगवान बोले तेरी किस्मत तो देख, तेरे किस्मत में लिखा ही नहीं है तीसरे घर। इसका मतलब ये तीसरा, ये देखो, ये IC1 है, ये IC2 है, ये IC3 है। मान लो ऐसा कोई घर आपको भगवान देते हैं, मान लो, तो ऐसा घर मिस्टर शर्मा के आ जाओ, मिस्टर वर्मा के आ जाओ, किसी भी सरनेम में जाओ, आपको कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मतलब ऐसे इस टाइप के लोग हिंदुस्तान में बहुत सारे होंगे ना, हाँ कि ना? तो उसका सरनेम शर्मा हो कि आहूजा हो कि वर्मा हो कि कुछ भी हो, आपको कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, भगवान कहीं भी भेज दो, कोई भी घर में भेज दो, बस ये सब रहना चाहिए। आई बात समझ में? यू विल बी इनडिफरेंट, आप किसी भी घर में जाओ। वैसे ही IC2 पे फर्क पड़ेगा, मतलब आप IC1 को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि IC2 को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं? 2 को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और इससे और इसमें कंपैरिजन करूं तो ये है प्रेफरेंस। कॉम्बिनेशन 1 is preferred over combination 2, combination 2 is preferred over combination 1, and combination 3 is preferred over combination 2. Obviously combination 3 will be always preferred over combination 1, हाँ कि ना? तो ये है 3 IC कर्व। अब इसको कैसे बनाएंगे? ये भैया ऐसे रहेंगे, ये देखो, ये है आपका IC1,
ये है आपका IC2 और ये है आपका IC3। जितना राइट में रहेगा उतना ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। यू विल ऑलवेज प्रेफर IC3, बट पॉसिबल है तो जा पाओगे, कर्म अच्छे है तो पहुंच जाओगे, नहीं तो वही उसके घर, छोटे घर में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो कर्म रहती है ना, ये बजट लाइन रहती है। क्या रहती है? बजट लाइन। बजट लाइन के बारे में बाद में बताता हूं। तो ये समझा आपको? यानी इस कर्व में मैं कहीं भी खड़े हो जाऊं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस कर्व में कभी भी कहीं भी खड़े हो जाऊं मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब प्रेफरेंस की बात आएंगी तो मैं ये कर्व को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा इससे, और इसको ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा इससे, और इससे ज्यादा, इसको ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा इससे भी। क्लियर है ये? हाँ कि ना? चलिए, अब ये जो पॉइंट था ये इसीलिए रोक के रखा था, प्रेफरेंस वाला पॉइंट। ठीक, अब इसको पता है क्या बोलते हैं? ये तो एक कर्व था, इंडिफरेंस कर्व आपने बोला। जब ऐसे 3-4 कर्व आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस मैप। जब कॉम्बिनेशन एक नहीं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल है, बहुत सारे IC कर्व आपके पास अवेलेबल है। ये देखिए, ये है आपका इंडिफरेंस मैप। समझ आया? अब एक चीज और इसमें आती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब इधर टेबल पे जरा एक बार वापस देखिए, किस रेट से आपने क्लॉथ दिया और फूड लिया? किस रेट से आपने क्लॉथ दिया और फूड लिया? फर्स्ट केस में तो कुछ नहीं निकलेगा, सेकंड केस में बताइए क्या दिया? 6। क्या पूरा बोलो ना बेटा? 6 क्लॉथ देके 1 फूड लिया, यानी 1 फूड के बदले आपने 6 क्लॉथ दिए, बराबर। सेकंड बता दो फिर। 1 फूड के बदले 2 क्लॉथ दिए, 1 फूड के बदले 1 क्लॉथ लिए। ये है रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आपके पास जो क्लॉथ है उसको आप दे के उसको आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो किस चीज से? फूड से। फूड लिया, क्लॉथ दिया, फूड लिया, क्लॉथ दिया। तो कितना दिया? पहले में 6 क्लॉथ दे के 1 फूड लिया, दूसरे में 2 क्लॉथ दे के 1 फूड लिया, तीसरे में 1 क्लॉथ दे के 1 फूड लिया। तो ये हो गया 1 फूड इज टू 6। ये रेशो समझता ना? 1 के बदले 6, 1 के बदले 2, 1 के बदले 1। ये होता है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। है आसान? है ना? आसान है ना? चलिए, वही यहां पे लिखा है। तो कैसे निकालते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। कैसे आया ये? x कमोडिटी समझ लो, इसको कर समझ लिया, और y इसको समझ लिया। 1/6, 1/2, 1/1। यह आ गया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब इसके अंदर देखिए कुछ लिखा है, कुछ रीजन है इसके। कौन से रीजन है? क्या हो रहा है? देखिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉल हो रहा है कि बढ़ रहा है? जैसे जैसे हम कॉम्बिनेशन A से B, B से C, C पे D पे आते हैं, MRS बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है ना बेटा। A से B पे आया 6 था, B से C पे आया 2 हो गया, C से D पे आया 1 हो गया, तो कम हुआ ना। फॉर्मूला बाद में बताता हूँ, सुनो सही पहले। ये MRS देखो आप। MRS मतलब इसमें आप ये अज्यूम करो कि आप पहले 6 क्लॉथ देने को तैयार थे, अब आप सब्स्टिट्यूट करने को कितना तैयार हो? अब आप 2 क्लॉथ करने को तैयार हो, अब आप 1 क्लॉथ करने को तैयार हो। तो ये कम हो रहा, मतलब रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपका कम हो रहा कि आप कितना देने को तैयार थे और कितना देने को तैयार हो, कितना देने को तैयार हो। ये कम क्यों हो रहा है? इसके 2 रीजन है। पहला, एवरी वांट इज सेटिएबल। सेटिएबल मतलब हर कहीं ना कहीं आपको कोई भी वांट का सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा। पहले एक ही फूड था, सेटिस्फेक्शन नहीं था, ज्यादा तड़प थी फूड की। 2 फूड आ गया, थोड़ा सेटिस्फेक्शन आ गया, अब फूड की तड़प थोड़ी कम हो गई। तीसरा फूड आया और तड़प कम हो गई, अब क्लॉथ कम होने लग गया, तो अब मुझे उतनी गरज नहीं है। फिर चौथा फूड आके तो मैं एकदम सेटिस्फाइड हो गया, बराबर है। इसका मतलब जैसे जैसे मेरे पास ये बढ़ते जा रहा है, मैं कम क्लॉथ देने को तैयार हूं। अभी आप समझाया ना आपको कि फर्स्ट केस में आपने 6 क्लॉथ दे दिया 1 फूड के बदले, सेकंड केस में क्यों नहीं दिया? सर मेरे पास स्टॉक हो गया ना फूड का, मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ गया, मेरे पास 2 फूड पड़े। तीसरे केस में
अब तो और सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ गया, इसलिए मैं सिर्फ 2 ही दिया, और चौथे में 1 के बदले 1 लेना है तो लो। इसीलिए ये एमआरएस कम होते जाता है। और दूसरा रीजन क्या है? मोस्ट गुड्स आर imperfect substitute of one another. MRS would remain constant if they could substitute one another perfectly. ये क्या कहना चाह रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अज्यूम करो ये फूड और क्लॉथ नहीं है, ये टी और कॉफी है। क्या फूड और क्लॉथ सब्स्टिट्यूट है? क्या खाना नहीं मिला तो कपड़े खाएंगे क्या? सब्स्टिट्यूट है क्या? नहीं। पर टी कॉफी, अब मैं आपको बोलता हूं आपके पास 1 किलो चाय है और 12 किलो कॉफी है, जस्ट इमेजिन। और मैं आपको बोलता ले बेटा 1 किलो चाय ले ले और 6 किलो कॉफी मुझे दे दे, दोगे क्या? क्यों सर? चाय नहीं पियेंगे, कॉफी पी लेंगे, हमारा क्या जा रहा है? क्यों? बिकॉज दीज गुड्स आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट। लेकिन वर्ल्ड में क्या हर गुड्स परफेक्टली सब्स्टिट्यूट रहते हैं क्या? नहीं रहते सर, इसीलिए ये एमआरएस नीचे जा रहा। अगर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट रहते तो 1 किलो कॉफी के बदले 1 किलो चाय ही देता, मैं 2 किलो के बदले 2 ही किलो देता, तो एमआरएस हर जगह 1 1 1 1 आता, सेम आता, कांस्टेंट रहता है एमआरएस। ये डिक्रीजिंग ट्रेंड में नहीं रहता। डिक्रीजिंग ट्रेंड में क्यों है? क्योंकि गुड्स इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है। कपड़े के बदले रोटी, रोटी के बदले कपड़ा नहीं चल सकता, दोनों भी जरूरी है। आई बात समझ? ये 2 रीजन काम के है, ध्यान रखना, मतलब ध्यान रखना वाली बात है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज किसकी? इंडिफरेंस कर्व की। 1 2 3 और ये 4 और 5 प्रॉपर्टीज हैं। चलो देख लेते हैं पांचों प्रॉपर्टीज, बहुत आसान है। पहली प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स राइट। देख लो ऐसा ही हो रहा है, स्लोप डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स राइट। हाँ कि ना? क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप क्लॉथ कम करते जा रहे हो, फूड क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हो, 1 के बदले 1 या 2 के बदले, तो इसीलिए ये बढ़ते जा रही है आपके पास स्टॉक, ये कम होते जा रही है। इसीलिए जब हम प्लॉट करेंगे तो स्लोपिंग डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स राइट आएगा। ठीक है। सेकेंड, इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। कॉन्वेक्स मतलब ग्राफ के अंदर अगर देखे अपन तो ओरिजिन किसको बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं ओरिजिन। तो ये कैसे है? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ऐसे इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। बराबर है। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा कॉन्केव क्यों नहीं है? कॉन्केव हो सकता कि लगता है कि आपको कॉन्केव हो सकता? नहीं, चांस ही नहीं है सर। उसके कुछ रीजन भी लिखे हैं। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट more and more of one commodity X is substitute for Y, the consumer is willing to part with less and less of the commodity being substituted. This is called diminishing marginal rate of substitution. जैसे जैसे उसके पास X बढ़ते जा रहा था, फूड बढ़ते जा रहा था, 1 के बदले 2, उसने अब फिर सौदे का रेट कम कर दिया। फिर उसके पास और फूड बढ़ गया, फिर सौदे का रेट कम कर दिया। पहले 6 क्लॉथ के बदले 1 फूड देने को तैयार था, फिर 2 पे आ गया, फिर 1 पे आ गया। क्यों? डिमिनिश होता जा रहा है रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये पहला रीजन है। Thus in our example, food and clothing, as a consumer has more and more units of food, he is prepared to forego less and less unit of clothing. कोई चीज मेरे पास आ गई तो फायदे का सौदा रहेगा तो ही लूंगा, नहीं तो काय को लूंगा? हाँ कि ना? This happens mainly because want for a particular good is satiable, satisfaction मिल जाता है, and a person has more and more of good, his intensity of want for that good goes on diminishing. मान लो आपकी बहुत इच्छा, आपके पास BMW कार रहे और BMW कार आ गई। अब आपकी इच्छा एक बार की खत्म हो जाएंगी BMW लेने की। अब आपकी इच्छा होगी पोर्श गाड़ी लेने की, उससे हायर वर्जन की गाड़ी लेने की, लेकिन उसकी पॉइंट तो आपकी सेटिस्फाई हो गई कि नहीं हो गई? In other words, subjective value attached to the additional quantity of commodity decreases fast in relation to other commodity whose total quantity is decreasing. This diminishing marginal rate of substitution gives convex shape to indifference curve. बस ये पॉइंट को सबसे ज्यादा ध्यान में रखो। आपको ये तो मालूम है कि marginal rate of substitution diminish हो रहा है,
ये तो समझ में आया ना क्यों 6 से 2, 2 से 1। यही कारण है इस कर्व के कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन रहने का। इतने सब रीजन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपसे सिर्फ 1 मार्क का एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और वो ऑब्जेक्टिव आपको ये वाला पॉइंट बताता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये एक रीजन है जिसके कारण ये इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। बराबर है, हाँ कि ना। इसके बाद तो एक्सट्रीम सिचुएशन हो सकती है when two goods are perfect substitute the indifference curve is a straight line। सही बात है। अगर दो कर्व परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, ये दोनों मान लो, ये अभी आपको बताया था ना, या टी और कॉफी पकड़ लो तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा 1 1 1 1। वो तो सेम ही रहने वाला है। 1 किलो चाय के बदले 1 किलो कॉफी देंगे हम, क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूट। नई सौदा करोगे तो हम कॉफी पी लेंगे, जो है उससे काम चला लेंगे। तो कभी भी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट रहेगा तो इंडिफरेंस कर्व नहीं बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन रहेगा। यानी उसी केस में वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन नहीं रहेगा। सोच के देखो ना कैसे। सर कुछ भी बोल रहे सर आप? नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहा। ये देखो, 1 कॉफी 1 चाय, 2 कॉफी 2 चाय, 3 कॉफी 3 चाय, ऐसे ही करोगे ना। तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। इंडिफरेंस कर्व कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन। क्या? हाँ, अरे हाँ, मैंने उल्टा पावर कर दिया। आपको समझा कि नहीं समझा स्ट्रेट लाइन? पहले ये बताओ। वापस करूं? फिर ऐसा कर लो, ऐसा करूं? लो, 1 2 3, 1 2 3। पहला कॉम्बिनेशन 3 और 1 का था मेरे पास। सेकेंड कॉम्बिनेशन में मैंने ये टी दे देता हूं, ये कॉफी ले लेता हूं। 1 टी बढ़ाया, 1 टी कम किया और 1 कॉफी लिया। फर्स्ट कॉम्बिनेशन था टी कॉफी का, टी थी 1, सॉरी टी थी 3, कॉफी 3 1। अब मैंने क्या किया, 1 टी कम कर दिया और 1 कॉफी ले लिया। उसके बाद मैंने 1 टी और कम कर दिया और 1 कॉफी ले लिया। लो कर लो प्लॉट, ऐसा आएगा। अभी खुश? एक ही बात है ना, उसमें क्या समझना इंपॉर्टेंट है। आई सी कर्व। अब ये कैसा हो गया? ना कॉन्वेक्स ना कॉनकेव, ये हो गया स्ट्रेट लाइन। सब्स्टिट्यूट्स के केस में ऐसा ही होगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सब्स्टिट्यूट के केस में इंडिफरेंस कर्व कैसा रहेगा? इट विल बी स्ट्रेट लाइन, सिंपल। और बाकी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कभी कॉनकेव नहीं हो सकता, ये समझ लेना। कॉनकेव कभी नहीं हो सकता। यानी कॉनकेव पता है कब होगा? कॉनकेव जो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे फूड और क्लॉथ अभी अपन ने देखा था ना, फूड और क्लॉथ में क्या था, 1 के बदले 12 पहले था। तो कॉनकेव पता कब होगा? जब दूसरे फूड के लिए मैं 24 क्लॉथ देने को तैयार हो जाऊंगा, लेकिन मेरे पास 24 क्लॉथ है क्या? नहीं, तब जाके ये ऐसा कॉनकेव होगा। तो ये चीज फिजिबल ही नहीं है। ठीक है। इसके बाद नो इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकते दो इंडिफरेंस कर्व। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? मान लो मैंने इनको इंटरसेक्ट करा दिया इस ए पॉइंट पे, इसका मतलब क्या होता है? यानी ये पॉइंट का मतलब क्या होता है? अगर मुझे ये पॉइंट का नामकरण करना है तो कैसे करूं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे ही मालूम है बेटा। नहीं, हाँ, उसके अलावा यस बिल्कुल। और कुछ नामकरण कैसे करूं, बोलो ना। IC1 इज इक्वल टू IC2 लिख सकता कि नहीं इस पॉइंट पे? हाँ कि ना? बट क्या दो IC सेम लेवल सेटिस्फेक्शन देते हैं क्या? वो याद करो। ये आपका IC1 है या IC2 है, ये कभी इंटरसेक्ट हो सकते क्या कोई पॉइंट पे? पॉसिबल है क्या? नहीं। इसीलिए कभी भी दो IC कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। कर लो, लिखा है वही सब छाप के दिया हुआ है।
हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देन लोअर। ये तो समझे, ये देखो ये है मेरे इंडिफरेंस कर्व, इसमें हायर कौन सा है, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये फर्स्ट लेवल हायर है, ये सेकंड प्रेफरेंस है और ये थर्ड प्रेफरेंस है। ये हमेशा ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा इससे, ये ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा इससे, और ये हमेशा ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा इससे। बराबर है, जितना हायर रहेगा, जितना ओरिजिन से दूर रहेगा, उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ज़्यादा। कौन से घर में पैदा होना चाहोगे, अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। ऐसा ऑप्शन रहता तो कितना अच्छा रहता ना, है ना। चलो जाने दो। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, सॉरी ये कहाँ गया, हाँ, इंडिफरेंस कर्व विल नॉट टच आइदर एक्सिस। ओ, ऐसा होगा, ऐसा होगा क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। नहीं सर, लिखा है तो होगा। अगर इंडिफरेंस कर्व एक्सिस को टच हो गया, इसका मतलब क्या होता, मतलब मान लो इस पॉइंट पे मैं क्या बोल सकता हूं, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इस पॉइंट का मतलब होता है 4 y के और x के 0, और इस पॉइंट का मतलब होता है 4 x के और y के 0। हाँ कि ना, क्या कभी मैं ऐसा करूंगा कि मेरे पास पूरा खत्म करके दूसरी चीज जमा कर लूंगा, नहीं। ऐसा सिर्फ सब्स्टिट्यूट के केस में हो सकता है कि चाय पूरी खत्म हो गई तो भी चलेगा, कॉफी है ना, काम चलेगा। लेकिन खाना पूरा खत्म हो गया और कपड़े जमा कर लिया, ऐसा होगा, या कपड़े पूरे दे के खाना भर लूंगा क्या, बिना कपड़े के, बिना, दोनों चीज जरूरी है कि नहीं है, समझे नहीं समझे। इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता, टच नहीं होंगे, ऊपर नीचे रहेंगे, नीचे तो कभी नहीं जाएंगे, नेगेटिव कहाँ से होगा, जितना है उससे ज़्यादा कैसे देंगे, हमेशा ऊपर रहेंगे, ना एक्स एक्सिस को टच होंगे ना वाई एक्सिस को टच होंगे। तो क्या 5 प्रॉपर्टी देखी अपन ने, क्या प्रॉपर्टी क्या देखी बताओ ना, पांचों बोलो ना। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, higher indifference curve gives higher level of satisfaction, no two indifference curve can intersect each other, they cannot touch either of the axis, एक बच रही है, slope downwards from left to right। समझ आया क्या, स्लोप डाउनवर्ड है ना, ये देखो ना, ये तो रहा स्लोप डाउनवर्ड्स टू राइट, लेफ्ट से राइट, राइट जा रहा मतलब लेफ्ट से ही जा रहा हूंगा ना भाई, राइट लेफ्ट दो ही दिशा रहती है, या अप डाउन रहता है, तो राइट जा रहा मतलब अप से राइट थोड़ी जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हाँ भैया, रैशनल नहीं है तो आगे बात ही मत करो, क्योंकि पहला ही अजम्पशन था कंज्यूमर रैशनल है, बात खत्म। अगर इरेशनल है तो ये आगे आप बात ही नहीं कर सकते, सिंपल। रैशनल कंज्यूमर ही यहाँ पे बात कर सकते हमारे साथ, आगे बात ही खत्म हो गई। आप खुद ही बोल रहे सर रैशनल नहीं है, मतलब आप आगे बात ही मत करो। इरेशनल कंज्यूमर के लिए यहाँ कोई काम नहीं है, रहते ना 100 में से एक इरेशनल निकलता ही है, उसमें क्या सोचो ना, इरेशनल। लेकिन इरेशनल में क्या, ये लॉ फिट नहीं बैठेंगे। इरेशनल कुछ भी करेगा ना, ले लो पूरे कपड़े, खाना ही छोना, तो पहनेगा क्या, रह सकता है क्या बिना कपड़े के, बोलो रह सकते क्या। हाँ, इंटरसेक्टिंग की बात मैं कर रहा, यानी आपका कहना है मुझे गरीब घर में भी डाल दो, अमीर घर में भी डाल दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा होता क्या, मेरे को सच्ची बताओ ना। एक आधी कस्टमर ऐसा सोच सकता है नहीं हमको तो मोक्ष ही चाहिए, कुछ भी चलता, ऐसा नहीं होता भैया। नॉर्मल आपको अमीर घर ही चाहिए ना सबको, सीधी सी बात है भैया। रैशनल की बात कर रहा मैं, ज्यादातर लोग जो सोचते हैं इंटरसेक्ट होना मतलब IC1 भी चलेगा, IC3 भी चलेगा, हाँ स्कूटर भी चलेंगी, BMW भी चलेगी। ऐसा किसने बोला, 2 ऑप्शन आपको ही दूं मैं, बेटा BMW चाहिए कि स्कूटर चाहिए, पापा बोलेंगे, या मैं बोलता हूँ चलो जाने, तो पापा के तो जेब से पैसे जाएंगे, मैं बोलता हूँ आप तो BMW मांगोगे ना। कौन पागल रहेगा जो स्कूटर मांगे, और जो स्कूटर मांगे वो पागल रहेगा कि नहीं रहेंगे, सिंपल सी बात है यार, वो इरेशनल रहेगा। यहाँ रैशनल की बात कर रहे हैं। अगर एक भाषा में बोलूं तो इरेशनल मतलब पागल, रैशनल मतलब समझदार, जिसको सब समझ रहा है।
तो भैया इरेशनल की बात करो तो फिर आगे बात ही मत करो, काम ही खत्म। वही अजम्पशन ही, हर जगह एक अजम्पशन है कि कंज्यूमर शुड बी रैशनल रैशनल रैशनल। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर क्या होगा? ये सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो हैं। अरे भैया खाना चाहिए तो साथ में इंसान अपन है, तो खाना चाहिए तो साथ में कपड़े भी चाहिए, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री तो वो है, पूरा कॉम्प्लीमेंट। हाँ, एल शेप बनेगा ना, स्ट्रेट लाइन नहीं बोल सकते। स्ट्रेट लाइन तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर सेम रहेगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में सेम रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। स्ट्रेट सेम इसलिए रहेगा वो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जब रहते हैं उसके अंदर अगर एक आप उसका जो रहता है क्या कहते हैं प्रोपोर्शनल, वो इनवर्स प्रोपोर्शन रहता है। एक का भाव बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। इसलिए जो हम जैसे हम वो ड्रॉ करते थे, क्या लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड कब ड्रॉ करते थे, वो भी वैसा ही बनता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री केस में वैसा ही होगा, सेम। इधर लिखा होगा ना पेज नंबर 2.41 पे। When two goods are perfectly complementary, ये रह गया मेरे से, sorry. When two goods are perfect complementary goods, printer and cartridge, indifferent curve will consist of two straight line with right angle bent which is convex to origin, or in other words it will be L shaped. शायद दिमाग में आपके आ गया होगा कि कैसा रहेगा। ये रहेगा ऐसा, ऐसा रहेगा ये कर्व। ओरिजिन को कॉन्वेक्स तो है बट इट इज एल शेप्ड, राइट एंगल 90 डिग्री। क्या बोल रहे, कुछ बोला नहीं? ये रहेगा 90 डिग्री कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ठीक है। अब कैसे? तो चलो कार पेट्रोल पकड़ लेते हैं अपना, सिंपल कार पेट्रोल। एक कार आप लेते हो तो आपको 10 लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। एक कार ये लेते हो 10 लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। मैं कार अगर बढ़ाऊंगा तो पेट्रोल कम करूंगा कि बढ़ाऊंगा? क्यों? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे और लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री है। 20 लीटर, 3 कार लिया तो, 4 कार लिया तो, हाँ की ना। यहां मैं प्लॉट करता हूं कार 1 2 3 4, यहां पे मैं करता हूं पेट्रोल 10 20 30 40, 10 लीटर 20 लीटर 30 लीटर 40 लीटर। एक कार, 2 कार, 3 कार, 4 कार। एक कार थी 10 लीटर, 2 कार थी 20 लीटर, 3 कार आई 30 लीटर, सॉरी ये रहा, और 4 कार आई 40 लीटर। ये बनेगा मेरा कर्व, और ये जब मैं इसको प्लॉट करूंगा तो इट विल बी 90 डिग्री एंड कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अरे हाँ की ना, समझे? अब ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर कम होने में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाली हम बात ही नहीं कर सकते कि सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा और चाहिए, हम हमारी डिमांड बढ़ाते जा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे, बजट लाइन। बजट लाइन मतलब क्या होता बेटा? बजट लाइन मतलब आपने भगवान को बोला वो तीसरा घर दे दो, भगवान ने बोले तेरे कर्म बहुत बेकार है, तू नरक में था, तीसरा घर नहीं तेरे को पहला ही मिलेगा। यानी आप मांग तो रहे BMW बट आपके बजट में नहीं। ऐसा होता कि नहीं होता? अरे हाँ कि ना। तो बजट लाइन के अंदर भी चलेगा, बजट लाइन पे भी चलेगा, बजट लाइन के ऊपर चलेगा क्या? नहीं। ये देखो, ये ग्राफ देखो, ये है आपकी बजट लाइन, ये बजट लाइन, ये गुड एक्स है, गुड वाई है। के पॉइंट फिजिबल है, हाँ बजट लाइन के अंदर है। कोई भी पॉइंट इस पॉइंट पे भी रहेगा तो भी चल जाएगा, और एच पॉइंट फिजिबल ही नहीं है, ठीक है। पूरा पढ़ाने के पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जरा एक बार इसको देखो। क्या आप इसको देख के कुछ समझ पा रहे हो क्या? कितने इंडिफरेंस कर्व है? 5। कौन सा सबसे प्रिय है आपको? 5 सबसे प्रिय है। सबसे बेकार कौन सा है?
बजट लाइन दिख रही क्या? दिख रही बजट लाइन? ये P से लेके L तक ये आपकी बजट लाइन है, मतलब ये आपकी औकात है। ये आपकी औकात है कि भैया ये इतने जेब में हमारे पास पैसे हैं। अब मेरे एक सवाल का सीधा सीधा जवाब दे दो, कौन सा इंडिफरेंस कर्व आपकी हैसियत में बैठ रहा है? वन टू थ्री तीनों बैठ रहे हैं, आप कौन से में बैठना चाहोगे? क्यों सर? वन से अच्छा टू, टू से अच्छा थ्री, क्यों फोर में नहीं, फाइव में नहीं? सर वो बजट के बाहर है। बेटा मेरे को एक चीज बताओ, ये भी तो ये IC3 पे चलो आपने बोला, तो IC3 पे तो सिर्फ ये टच ही हो रहा है, यानी आप इस पॉइंट पे रहोगे IC3 में, चलेगा आपको? इस पॉइंट पे नहीं चलता, इस पॉइंट पे नहीं। सर हम किसी पे भी पॉइंट पे रहे, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम रहेगा। आप IC3 पे यहाँ खड़ा कर दो, यहाँ खड़ा करो, यहाँ खड़ा करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे बजट में है IC3 क्योंकि ये टच हो गया, देख लीजिए सर, इट इज टेंजेंट टू IC3, और टेंजेंट है मतलब टच हो गया, और टच हो गया मतलब हमारे बजट में है, तो हम IC3 पे जाना चाहेंगे। यस और नो? 2 पे जाओगे क्या? सवाल ही नहीं उठता है बजट में, ठीक है, लेकिन 3 ज्यादा बढ़िया, 1 पे जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ कि ना? अब चलो बजट लाइन के बारे में पढ़ते हैं, शायद आप समझ गए, एक बार अपन पढ़ते हैं। हायर इंडिफरेंस कर्व शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देन लोअर लेवल, therefore consumer in his attempt will try to maximize satisfaction, will try to reach the highest possible indifference curve. But in his pursuit of buying more and more goods, thus obtaining more and more satisfaction, he has to work under 2 constraints. पहला, first he has to pay the price for goods, and second he has limited money income with which he has to purchase the good. भैया हर गुड्स आपको खरीदना है तो पैसे लगेंगे, और पैसे अनलिमिटेड है क्या? नहीं, पैसे लिमिटेड है। तो कंज्यूमर क्या करेगा? कम लिमिटेड बजट में ज्यादा से ज्यादा खर्चा करने की कोशिश करेगा, लेकिन बजट के बाहर नहीं जा सकता। इसलिए प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई शुड बी लेस देन और इक्वल टू हिज बजट, शुड बी लेस देन और इक्वल टू बजट। यानी ये दोनों की कीमत, मान लो ये 10 रुपए का पड़ रहा, ये 10 रुपए का पड़ता, तो बजट मान लीजिए 30 है, तो ये भी चलेगा। ये 15 का भी कर सकता है, ये 15 का भी कर सकता है, ये भी चलेगा। लेकिन ये 15 कर दिया और ये 20 कर दिया तो ये नहीं चलेगा। चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि ये 35 हो गया। आई बात समझ? अब बजट कंस्ट्रेंट ये आपको समझ में आया, ये प्राइस लाइन, ये समझ आएगी नहीं? ये ग्राफ, ये प्राइस लाइन है, यानी ये आपकी बजट लाइन है। H पॉइंट आपके हैसियत के बाहर है, K पॉइंट आपके हैसियत के अंदर है, और इस लाइन पे आप कहीं भी खड़े हो जाओ आपको चलेगा। आगे अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये सब पढ़ना है आपको, घर पे होमवर्क दे रहा हूं सिर्फ ये मतलब इसको देखते हुए ये पढ़ते रहना, इसको देखते हुए ये पूरा पढ़ना। मैं आपको ये एक्सप्लेन पूरा कर रहा हूं, सिर्फ रीड आउट आपको करना है, और कल मेरे से पूछना क्या। ये आगे का पढ़ा रहा हूं मैं, आगे का मैं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ ये फालतू चीज नहीं पढ़ा रहा क्योंकि काम की नहीं है। अब मैं आता हूं काम की चीज पे, इधर देखो, ध्यान दीजिए। आपने कह दिया सर हम IC3 पे रहना प्रेफर करेंगे। IC3 पे कौन से पॉइंट पे रहोगे? चॉइस है? नहीं सर चॉइस नहीं है, हम ये पॉइंट पे रहना प्रेफर करेंगे, Q पॉइंट पे। व्हाट विल बी, अगर मैं बोलूं इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम कैसे निकलेगा? ये दोनों लाइन को आप जोड़ोगे, ऐसा और ऐसा, यानी इस पॉइंट पे माई क्वांटिटी ऑफ गुड X विल बी M, OM, एंड माई क्वांटिटी ऑफ गुड Y विल बी ON, बराबर है? यानी ON इज इक्वल्स टू OM, एंड दिस विल गिव मी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यानी ON की जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ ON, क्वांटिटी ऑफ ON, ये दोनों मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे, बराबर है? मान लीजिए ये 4 है, ये 3 है, लेकिन इंडिफरेंस कर्व पे तो मैं इंडिफरेंट हूं ना, और मेरे बजट के हिसाब से ये पॉइंट सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देने वाला है, मतलब ये हो गया मेरा क्वांटिटी कितनी कितनी, और इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट में क्या होता है? सेम होता है, तभी इक्विलिब्रियम होता है। यानी क्वांटिटी ऑफ गुड X एंड क्वांटिटी ऑफ गुड Y आर इक्वल। इक्वल नहीं भी रही तो दे गिव्स मी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यानी मेरे पास 3X है और 4Y है, मेरे लिए समान है।
सेटिस्फेक्शन समान है, इसीलिए इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। आया समझ में? क्वांटिटी में चेंज, सॉरी क्वांटिटी में चेंज हो सकता है, क्वांटिटी चेंज हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो भी क्वांटिटी रही मेरे लिए सेटिस्फेक्शन सेम है, क्योंकि मैं इंडिफरेंस कर्व पे कहीं भी खड़े हो जाऊं सेटिस्फेक्शन तो सेम रहेगा। क्लियर है? अरे हाँ कि ना? चलिए अब एक चीज आप लोगों को मैं बताऊंगा, इतना आप लोगों को घर पे पढ़ना है। वी हैव सीन दैट कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर बजट लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। हाँ, यहाँ टेंजेंट है, यानी क्यू पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई। ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में हमने पढ़ा था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल प्राइस ऑफ एक्स, मतलब टोटल मार्जिनल यूटिलिटी मान लीजिए 100 रुपया है और उस कमोडिटी का प्राइस मैगी का 10 रुपया है, तो मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी कितना हो जाएगा? 10। और एक लिया था 35 डिवाइड बाय 5, कितने से शुरू हुआ था? 7 से। यानी 1 रुपया देके कितना यूटिलिटी मिल रही है? मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइड बाय प्राइस, यानी मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी। यूटिलिटी मिली 100 की, उसकी कीमत है 10 रुपया, यानी हर रुपया देके मुझे 10 की यूटिलिटी मिली है। हर रुपया देके 10 की यूटिलिटी मिली है। ठीक है, अब ध्यान दो इधर। ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई। एट टेंजेंसी पॉइंट Q, जो Q अभी टेंजेंसी पॉइंट था, ये रहा Q, इस पे स्लोप ऑफ लाइन प्राइस लाइन PL एंड इंडिफरेंस कर्व IC3 आर इक्वल, बराबर है। ये IC3 का स्लोप और ये PL वाली लाइन का स्लोप, यहां मैंने P नाम दे दिया था, ये आप भी दे दो, ये PL वाली लाइन का स्लोप और ये IC3 लाइन कर्व का स्लोप इक्वल होता है इस पॉइंट पे, क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट हो रही है। हाँ कि ना? इस पॉइंट पे स्लोप इक्वल माना जाएगा, क्योंकि टेंजेंट मतलब टच हो गया, इंटरसेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, मिला कि नहीं मिला। तो इस पॉइंट पे इस PL बजट लाइन का स्लोप और इस IC कर्व का स्लोप इक्वल है, यानी ये लाइन हमारे बजट में है, ये कर्व हमारे बजट में है। समझा नहीं समझा? आगे, the slope of indifference curve shows marginal rate of substitution of x for marginal rate of substitution of y, which is equal to marginal utility of x upon marginal utility of y। और प्राइस कैसे निकलेगा? अगेन प्राइस ऑफ x डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y। इसका मतलब एट दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई, मान लीजिए ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, या प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, ये तीनों इक्वल रहेंगे इस पॉइंट पे। सिर्फ कौन से पॉइंट पे सर? ये वाले पॉइंट पे, Q पॉइंट पे। क्योंकि जब स्लोप एक है, स्लोप कैसे निकालते भैया किसी भी लाइन का? मुझे मान लीजिए PL लाइन का स्लोप निकालना है, तो ये तो प्राइस लाइन है, PL बजट लाइन है ना, तो प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप निकालना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। और लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो MRS ऑफ एक्स वाई। तो ये तीनों इक्वल रहेगा कि नहीं इस पॉइंट पे? हाँ कि ना? Thus we can say, अब देखो आगे, thus we can say के बारे में पूरा लिखा है, that consumer is in equilibrium position when price line is tangent to indifference curve or when the marginal rate of substitution of good x is and y is equal to ratio between the price of two goods। यानी ये तीनों इक्वल आएंगे तब इक्विलिब्रियम आएगा, या इक्विलिब्रियम पे ऐसा होगा, जैसा आप कहना चाहे कह सकते हो। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज सुपीरियर टू यूटिलिटी एनालिसिस। सही बात है क्या? यूटिलिटी एनालिसिस यानी वो मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उससे ये सुपीरियर है, ऐसा ये बोल रहे हैं। आप मानते क्या? उससे ये सुपीरियर है। तो रीजन क्या सर? पहला रीजन वहां कार्डिनल मेजरमेंट बोलता या ऑर्डिनल मेजरमेंट, तो कार्डिनल से ऑर्डिनल ज्यादा सुपीरियर है, बराबर है। देखो, इट डिस्पेंस अवे विद द अजम्पशन ऑफ मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। 100 यूटिलिटी मिली कि 80 मिली, ये सब मेजर यहां नहीं करना पड़ता। सेकेंड, स्टडी मोर देन वन कमोडिटी एट द टाइम, वहां तो आपको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लगाना पड़ता अगर आपको 1 से 2 कमोडिटी बढ़ानी है तो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, आप 1 2 3 4 10 15 इंडिफरेंस का कितना भी कर सकते हैं।
तीसरा, इट डज नॉट अज्यूम कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मतलब वहां हमने मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्स्टेंस पकड़ी थी, कैसे कि 50 रुपए जेब में है तो 50 पे 50 भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ऐसा नहीं है, वो जा रहा तो बदले में आ क्या रहा, जा रहा तो बदले में आ क्या रहा, ये हम देख रहे थे, और जाने जा रहा और कुछ आ नहीं रहा तो हम रुक जाते थे, हम कुछ नहीं करते थे। और लास्ट है, इट सेग्रीगेट्स इनकम इफेक्ट फ्रॉम सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। यहाँ सब्सटीट्यूशन का इफेक्ट ही अलग है, सब्सटीट्यूट रहेगा तो इंडिफरेंस कर कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। आई बात समझ में? तो इसलिए इनकम इफेक्ट अलग है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट अलग है, दोनों को अलग करता है। इनकम इफेक्ट बढ़ता है तो क्या होता है, आईसी कर्व आगे बढ़ जाएगा। ये देखो यहां पे अगर मैं, आपकी बजट लाइन कौन सी है, पीएल, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो बजट लाइन आगे चली जाएंगी। ये हो सकता है यहां से टेंजेंट हो जाए या यहां से टेंजेंट हो जाए, तो आप आईसी कर्व पे आगे चले जाओगे कि नहीं चले जाओगे। तो ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है कि इनकम इफेक्ट है, इनकम इफेक्ट है। इसलिए सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की अलग कहानी है, इनकम इफेक्ट की अलग कहानी। आया समझ में? ये आपका हो गया इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। कल हम स्टार्ट करेंगे सप्लाई। क्या पढ़ने के लिए होमवर्क दिया, ये वाला, ठीक है। कल सप्लाई अपना कंप्लीट भी हो जाएगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। और सप्लाई कंप्लीट होने के बाद परसों अपन इसके बचे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करके ये चैप्टर अपना कंप्लीट। चलो बाय।